यार आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग CBSE एनडीपी बोर्ड क्लास 11th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर का नाम है स्टेट लाइंस। स्टेट लाइंस में मैंने कुछ लेक्चर दिया हुआ है जिसमें बेसिक कंसेप्ट स्टेट लाइन से रिलेटेड और कुछ जो कि कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है उनको कराया है। तो आप उन्हें एक बार उन लेक्चर को देखो और जिससे अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करो। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ आगे, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा, जिसमें कि हमें जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ना है। उस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के कैसे हम स्लो फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और साथ में कैसे दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस बता सकते हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में, ये सब बेसिक बातें हम करेंगे। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कर रहे थे जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है। तो अगर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है। यहाँ पर x और y क्या है? वेरिएबल है और दो वेरिएबल, इसलिए हमने बोला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर मैं इसको प्लाट करूँ, यानी प्लाट का मतलब अगर मैं x और y एक्सिस पे इस लाइन को इसको प्लाट करूँ तो मुझे स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, जब भी आप इस प्रकार के इक्वेशन को अगर प्लाट करते हो और x और y एक्सिस पे, तो ये क्या मिलेगा? आपका स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो यहाँ पर ये तो एक हो गया स्ट्रेट लाइन, यानी हमें समझ में आया कि जो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है, समान इक्वेशन है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो यहाँ पर x a और b है, ये कोई कांस्टेंट नंबर होगा। सी बी क्या होगा? कोई नंबर होगा। जैसे आप लिख सकते हो 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, सामान्य इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का होगा। लेकिन अगर a और b, इफ़ a एंड b बोथ साइमल्टेनियसली जीरो हो जाए दोनों, तो उस समय ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का नहीं होगा। कैसे? अगर आप a की वैल्यू 0 रखते हो तो 0x प्लस 0y प्लस c इक्वल टू 0, यानी c इक्वल टू 0, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? नहीं। तो इसीलिए a और b एक साथ 0 नहीं होने चाहिए साइमल्टेनियसली। एक 0 हो जाएगा तो बात बन जाएगी, यानी a 0 हो जाता तो कोई बात नहीं है। अगर ये 0 होता है तो आपका बचेगा ना भाई by प्लस सी इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। अगर ये 0 होता है तब भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको मिलेगा, लेकिन साथ में दोनों को 0 होना नहीं है। तो अब बात आती है, क्या हम इस इक्वेशन को क्या हम स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म में दिखा सकते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के रूप में, ठीक है। तो आप समझ भी रहे हो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है। तो आप पढ़े भी y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। यानी m क्या होता है? स्लोप, और c मतलब इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। कैसे y एक्सिस पर c? देखो, अगर आप y एक्सिस पर जाते हो तो x की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहाँ पर अगर आपने 0 रखा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 रखा तो बचेगा क्या? y इक्वल टू सी। यानी जब भी लाइन y एक्सिस से पास होगी तो कहाँ पर कट करेगी? 0 और c पे। तो इसीलिए बोला गया है कि ये लाइन इंटरसेप्ट कर रही है y एक्सिस पे किस वैल्यू पे? c। तो क्या हम इस वाले को ऐसे चेंज कर सकते हैं? तो कर सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है। आपको करना है क्या है? आपको by यहीं पर रखना है, आप इसको इधर भेज दो तो माइनस ax, ये इधर गया तो माइनस c, तो फाइनली y इक्वल टू क्या होगा? माइनस ax बाई बी माइनस c बाई बी, ठीक है। बात है क्लियर? अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि b नॉट इक्वल टू 0, तभी आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बोल सकते हो। b नॉट इक्वल टू 0, यानी b की वैल्यू 0 हमें नहीं रखनी है। अगर 0 लेते हो तो क्या होगा? देखो a बाई 0 यानी अनडिफाइंड, ठीक है, यानी इसका स्लोप अनडिफाइंड आएगा। और यहाँ पर भी आप 0 रखोगे तब भी क्या होगा? आपका ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी c बाई इनफाइनाइट। तो अनडिफाइंड, बातें क्लियर रखना, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब बात आती है कि अगर b इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये जो आपका ये लाइन है ना b इक्वल टू 0 पर, इस पर क्या हो जाएगा? ax प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि b की वैल्यू हमने 0 रख दिया, तो x की वैल्यू क्या होगी? माइनस c बाई ए। यानी जो ये लाइन होगा ना वो कट करेगा x एक्सिस को कहाँ पर? माइनस c बाई ए। अगर आपने b की वैल्यू यहाँ पर 0 रखा तो क्या सेंस हो रहा है? b की वैल्यू अगर आप 0 रख रहे हो तो ये स्लोप क्या हो जाएगा इसका? स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा। कैसे? ये देखो, x इक्वल टू माइनस सी बाई है, ये क्या? ये लाइन का इक्वेशन है। अगर कोई बोलता है आपसे x इक्वल टू 2, तो ये एक लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि x की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 2 होगी। हमेशा 2 होने का मतलब वो जो लाइन होगी वो x इक्वल टू 2 पे तो कट कर रही है, और किसके पैरेलल होगी? y एक्सिस के पैरेलल होगी। यानी इस लाइन पर आप कहीं भी जाओ x की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 मिलेगी, भले ही y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर भी वही कहानी, x इक्वल टू माइनस सी बाई है। तो ये लाइन किधर होगा? ये ओरिजिन किधर? लेफ्ट साइड में होगा। तो ये भी क्या होगी? y एक्सिस से पैरेलल ही होगी, ठीक है। बातें क्लियर? ये भी इससे पैरेलल ही होगी, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर? तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप b इक्वल टू 0 लेते हो तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो किसके पैरेलल होगा? y एक्सिस के पैरेलल होगा। ये आपका लाइन, ठीक है, ये आपका लाइन y एक्सिस से पैरेलल होगा, ठीक है। b नॉट इक्वल टू 0 पे ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया, ठीक है। ये माइनस a बाई बी क्या आपका एक स्लोप है m, ये m की वैल्यू देगा यहाँ से, ठीक है। तो आपसे अगले दिन ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस लाइन का स्लोप बता दो, तो आप स्लोप बता सकते हो, सिंपल सी बात है। ऐसे करना पड़ेगा, माइनस a बाई बी, इसमें देख लो ये रहा, b ये रहा, तो सीधे हम बोल देंगे -2/3 इज द स्लोप ऑफ इसका, ठीक है।
ए बाई बी, ठीक है। अब बोल देगा कि इसका वाई एक्स, ये जो लाइन है वो वाई पे कहाँ कट कर रही है, ठीक है। तो वाई पे कहाँ कट कर रही है, तो देखो माइनस सी बाई बी, माइनस सी बाई बी, क्योंकि आप देखो अगर यहाँ पर प्लस लगाते हो तो ये बचेगा क्या, माइनस सी बाई बी, क्योंकि हमें तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनाना है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो प्लस लेना है तो ये माइनस सी बाई बी, तो ये सी रहा, और तो ये क्या हो जाएगा -4/3 माइनस सी बाई बी, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस यानी यहाँ पे कट करेगा, ठीक है, यानी वो नीचे से ऐसे जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में वैल्यू है तो नीचे से जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन था वो क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, ये था। अब हमें उसे चेंज करना है इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी इस वाले इक्वेशन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो आपने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा होगा कि जब कोई लाइन होता है, अगर मान लो ऐसे लाइन है ये आपका स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे ये कट करता है तो ए 0, यहाँ पे कट करता है तो 0 बी, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, यही होता है। तो इस वाले इक्वेशन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कैसे, तो देखो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या होगा कि आप इस सी को इधर लाओ नीचे, तो यहाँ पर बचेगा ए एक्स माइनस सी प्लस बी वाई अपन माइनस सी इक्वल टू 1 बोल सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा उठाकर नीचे इधर ला दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स बाई माइनस सी बाई ए को नीचे ला दिया, फिर वहाँ पर वाई माइनस सी बाई बी दैट इज़ 1, ठीक है, क्योंकि आप इसको नीचे ला सकते हो ना, क्योंकि ये ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपका जो फॉर्म होगा ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा और ये वाला वाई इंटरसेप्ट, मिला लो, एक्स बाई ए ये रहा वाई बाई बी, ठीक है। तो ए की वैल्यू ये हो गई, जो ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है लाइन, और वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है, माइनस सी बाई बी पे। तो आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पर कि यहाँ पर सी नॉट इक्वल टू 0, सी की वैल्यू 0 के बराबर ना होनी चाहिए। अगर सी की वैल्यू 0 हो जाती ना तो काम बिगड़ जाता, ये एक्स बाई 0 हो जाता, वाई बाई 0 हो जाता, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ दूसरा कंसेप्ट हो जाता, होता क्या, अगर आप सी की वैल्यू 0 रखते तो ये 0 हो जाता पूरा, जब ये 0 होता है तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, तो ए एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस बी वाई वाई, ठीक है। तो अब देखोगे कि इस प्रकार का जो इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू ए माइनस ए बाई बी, यानी जो ये इक्वेशन है वाई इक्वल टू एक्स, ये जैसे आपसे कोई बोल दे कि वाई इक्वल टू 3x या वाई इक्वल टू -3, तो आप जनरली ये देखोगे कि हमेशा ये ओरिजिन से पास होता है। कैसे, अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू भी क्या होगी 0। इसका मतलब क्या है कि जब c की वैल्यू अगर आप 0 लेते हो तो ये कहाँ से पास होगा, लाइन ये ओरिजिन से पास होगा। तो उस समय तो हम इंटरसेप्ट की बात भी नहीं करेंगे ना, क्योंकि अगर आपका ये लाइन इस ओरिजिन से पास होने लगा यहाँ से, तो कहाँ ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, कहीं कट कर रहा है, नहीं कट रहा है, कहीं वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, यानी ओरिजिन से ये लाइन पास हो जा रही है, ठीक है। तो आपको ये जानना था कि जब यहाँ पर सी 0 होगा तो ये लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। अगर सी नहीं 0 होता है तो उस समय आप इंटरसेप्ट इसका बता सकते हो, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कंपेयर कर लो, यानी एक्स एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट होगा और वाई एक्सिस पे क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो आपसे अगले दिन क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर 2x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो बोल दे कि ये लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, सीधे बोल दे ये लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है। तो आप सीधे याद रखना माइनस सी बाई ए, ठीक है। तो ये आपका 6 है तो -6/2 दैट इज अ -3, यानी -3 पे कट कर रही है। अब अगले दिन पूछते वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, तो माइनस सी बाई बी दैट इज अ सी 6 माइनस बी दैट इज अ -5, ठीक है, -6/5 पे कट कर रही है, ठीक है, बातें क्लियर। तो आपको इन सब चीज़ों को याद रखना पड़ेगा कि हम कैसे इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को अलग अलग इक्वेशन ऑफ लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, इसके पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया था। ये भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर सी की वैल्यू 0 कर दूँ तो ये लाइन कहाँ से पास होगी, तो उसमें आपको याद कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी बात आप इसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। कोई चीज़ हम ज़्यादा लर्न करने के प्रयास में ना फंसे, हम कुछ प्रैक्टिकली सोचें कि आखिर ये एक्स की वैल्यू 0 रखे और वाई की वैल्यू 0 रखे तो कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से ही, ठीक है। तो उस बेस पर हम बात कर सकते हैं। जब आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते हो नॉर्मल फॉर्म में तो क्या बोलते हो, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था। तो अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो आपने इक्वेशन लिखा, अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो उससे कंपेयर हो सकता है कि नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू एक्स, वाई की वैल्यू है यहाँ पर। अब मैं इसको इधर भी ला सकता था -p इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी दोनों आपस में कंपेरेबल है, ठीक है। तो हम बोल कह सकते हैं कि ए बाई कॉस अल्फा इक्वल टू बी बाई साइन अल्फा, ठीक है। क्योंकि आप देखो थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है, ये ए की तरह होगा तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या हो गया -p, ठीक है, इक्वल टू सी बाई -p हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने इस दोनों चीज़ को कंपेयर करके आपने ये बोल दिया। जब आपने ये बोल दिया तो आप बोल सकते हो क्या कि ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो कॉस अल्फा, क्योंकि ये तो नंबर होगा ना सी और पी, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी कॉस अल्फा -c/p, बी की वैल्यू
साइन अल्फ़ा माइनस सी बाई पी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं बोल दूं कि अगर इन दोनों का स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों का भी स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसका करोगे तो सी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, क्या होगा सी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, बचेगा क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर करो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है। तो फाइनली सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, या आप बोल सकते हो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप यह कह सकते हो कि जब भी हम किसी जनरल नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन दिया है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल फॉर्म के रूप में कोई इक्वेशन दिया है तो जो पी की वैल्यू है ना, उस पी की वैल्यू को हम ए बी और सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, ए और बी सी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो ये पी स्क्वायर है ना, तो इस पी स्क्वायर को हम पी क्या होगा तो बता सकते हो आप प्लस माइनस अंडर रूट सी अपान सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बातें क्लियर, हम इसको यहाँ पे ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप p की वैल्यू को a b और c के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो अगर आपसे कोई इक्वेशन दे दिया 3x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो आपसे बोल देगा कि यह एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो जो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, यानी p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा जब नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम पढ़ते थे तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था ऐसे p, दैट इज अ p डिस्टेंस, ठीक है, और ये होता था अल्फा, ठीक है। तो ये p डिस्टेंस आप बता दो इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के लिए, ओरिजिन से वो लाइन कितनी दूरी है, यानी p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द गिवन लाइन। ये लाइन आपकी गिवन है तो इसकी ओरिजिन से कितनी दूरी है ये आप बता सकते हो, दैट इज ये, ठीक है। तो ये फार्मूला को याद होना बहुत जरूरी है, अंडर रूट सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने यहाँ तक चीज़ें देखा। अब देखो यहाँ पर जो ये कॉस अल्फा है ये साइन अल्फा है, तो आप कॉस अल्फा की भी वैल्यू बता सकते हो किसके रूप में, यानी जो ये इक्वेशन लिखा है ना कॉस अल्फा, इसका आप इक्वेशन बता सकते हो ए बी और सी के फॉर्म में। कैसे, तो आप कॉस अल्फा जो है ना यहाँ पर, तो कॉस अल्फा इधर ही रहने दो, तो जाएगा क्या, ये इधर जाएगा p और ए जाएगा p क्रॉस हो जाएगा तो माइनस सी, ये होगा। तो आप यहाँ पर भी अपने पढ़ा p की वैल्यू कैसे निकालते थे, ये निकालते, तो p की वैल्यू बस पुट कर दो, जैसे ही आप p की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तुम्हारा इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा, अंडर रूट सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बातें क्लियर। अब यहाँ पर प्लस माइनस यूज कर सकते हो जो यूज करना हो, ठीक है, ठीक है। दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आगे ही प्लस माइनस आ जाएगा आपका, ठीक है। यानी कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस ए बाई सी अंडर रूट सी स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और भी थोड़ा हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो सी है ना, ये सी अंदर जाएगा तो सी स्क्वायर होगा, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये अंदर जाएगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, आप देखो सी है ना, तो सी रूट के अंदर जाएगा तो क्या होगा सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ए अंदर जाएगा तो क्या होगा ए स्क्वायर, तो बचेगा क्या, नीचे बचेगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनली आप बोल सकते हो कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, कॉस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। आप इच्छा हो तो ए स्क्वायर को अब बाहर निकाल सकते हो, तो बचेगा क्या ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी प्रकार आप साइन अल्फा भी निकाल सकते हो, तो साइन अल्फा के लिए क्या होता है, तो साइन अल्फा आप देख लो, साइन अल्फा इक्वल टू ये इधर आ गया बी पी माइनस सी, हो गया। अब आपने p की वैल्यू भी निकाला, क्योंकि हम जो ये p की वैल्यू है ना ए बी और c के फॉर्म में निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा p की वैल्यू हमने निकाला, तो आप क्या करो माइनस बी बाई सी, p की वैल्यू आप रखो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये c अंदर जाएगा तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, b तो बचेगा क्या b प्लस माइनस यहाँ पर होगा, तो फाइनली हम आगे ही प्लस माइनस ले लेंगे सब में, ठीक है, क्योंकि ये पूरा प्लस माइनस लेके आएगा अपने साथ, ठीक है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, ठीक है। तो आप कॉस अल्फा और साइन अल्फा भी बता सकते हो, यानी पूछ अगले दिन कि जो ये आपका जो ये ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन का, वो ओरिजिन से कितना एंगल बना रहा है, तो आप बता सकते हो। जैसे बोल देंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, तो जो इसका डिस्टेंस है ओरिजिन से, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो जो परपेंडिकुलर लाइन से वो कितना एंगल बना रहा है, यानी ये लाइन कितना एंगल बना रहा है आप बता सकते हो, अगर आपको ये इक्वेशन दे दिया तब, ठीक है। बातें क्लियर। और ये क्या होगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, ठीक है, दैट इज स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। और वो इक्वेशन क्या ऐसे हो सकता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है। आपने जाना कि जब भी एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा माइनस पी इक्वल टू 0 ये नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन है, अगर हम इन दोनों को बोलें कि ये सेम है तो सेम है, तो हम कंपेयर करेंगे इनके कोफिशिएंट को, तो ए बाई कॉस अल्फा बी बाई साइन अल्फा सी बाई माइनस पी, ठीक है। कंपेयर किया तो उसके बाद फाइनली हमने क्या बोला कि जो
कॉस अल्फा की वैल्यू है, साइन अल्फा की वैल्यू है और बी की वैल्यू है, उसको हम ए बी और सी के फॉर्म में बना सकते हैं। जब ऐसे कि आपने देखा साइन अल्फा की वैल्यू मैंने निकाल दिया, कॉस अल्फा की वैल्यू मैंने निकाल दिया, पी की वैल्यू निकाल दिया, किसके फॉर्म में, ए बी और सी के फॉर्म में। ठीक है, देखिए अब हमें क्या जानना है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, यानी किसी लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा। तो लाइन क्या होगा कि अगर मान लो आपने कोई लाइन ऐसे खींच दिया, ये आपका स्ट्रेट लाइन रहा, तो आप बोलोगे कि आपका वाई कोऑर्डिनेट है और ये क्या आपका एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट और ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के बराबर है, यानी वो है। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी इस लाइन का ये इक्वेशन हो गया। तो अगर मान लो कोई पॉइंट पी यहाँ पर है, ठीक है, तो इस पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या है इस लाइन से, वो हमें पता करना है। ठीक है, तो अगर आप देखो ध्यान से, तो ये जो लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ कट की है, इस पॉइंट पे कट की है। तो एक्स एक्सिस पे क्या जीरो होता है, वाई की वैल्यू जीरो होती है। तो हम यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट पता करेंगे। अब फिर देखो ये वाई एक्सिस पे यहाँ पे कट की है, यानी यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो होगी और वाई की कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है। तो कैसे मालूम करेंगे, तो आप जानते हो जैसे एक्स एक्सिस पे जाओगे वाई की वैल्यू जीरो, तो वाई की वैल्यू इसमें जीरो पुट कर दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस सी बाई ए, क्योंकि जैसे ही वाई की वैल्यू जीरो पुट करोगे, क्योंकि लाइन यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो होगी, पुट किया तो एक्स की वैल्यू माइनस सी बाई ए। यहाँ तक बातें क्लियर। अब बात आती है कि इस पॉइंट पे क्या होगा आपका वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे क्या होगा आपका, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो होगी, तो हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो पुट करते हैं, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस सी बाई बी। ठीक है, सी इधर गया, माइनस सी बाई बी, तो ये इंटरसेप्ट हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। यहाँ तक बातें क्लियर। जब हमने ये जान लिया तो हमें इस पॉइंट कितनी दूरी पर है, तो मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, क्योंकि आप देख रहे हो कि पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, यानी एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, तो कोई कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई, तो ये पॉइंट कितनी दूरी पर है ये हमें पता करना है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, तो देखो एक लाइन हमने ऐसे खींच दिया, एक लाइन हमने ऐसे खींच दिया, तो ये जो डी है ना, ये डी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ठीक है, तो ये रहा पी नामक कोई पॉइंट है यहाँ पर, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई और ये आपका लाइन है, तो ये डी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हमें पता करना है। तो आप देख रहे हो कि हम इसको पता कर सकते हैं किसके हेल्प से। तो अगर मैं बोल दूँ कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे हाफ बेस, बेस क्या होगा ये, यानी हम इसका अगर नेमिंग कर दें, अगर ये लाइन पी और क्यू है, ठीक है, तो हाफ बेस, बेस पी क्यू हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये दूरी डी इक्वल टू, आप ये तो एरिया उस प्रॉपर्टी से निकालिए कि कभी भी अगर आप कोई ट्रायंगल है, ये बेस दिया है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज हाइट, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, यानी इसके आधार पर आपने एरिया निकाल लिया। तो क्या हम कोऑर्डिनेट के हेल्प से इसका एरिया नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं। ये किसके बराबर होगा, तो आप कोऑर्डिनेट का कंडीशन याद होगा, उसमें एरिया हम कैसे निकालते थे क्लास 10th में, तो ये x1 y1 x2 y2, ठीक है, ये क्या हो गया आपका x3 y3। तो इसका एरिया क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब तीनों कोऑर्डिनेट्स उसके दिए हों तो उस समय क्या होगा, हाफ मॉड x1 कुष्ठ में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉड 1। ठीक है, हाफ x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉड। ठीक है, इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल है, जब उसके तीनों कोऑर्डिनेट दिए हों तो हम इस चीज़ को वहाँ पे पुट कर देंगे और फाइनली जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो वहाँ से हमें डी की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर पी क्यू भी क्या होगा, एक डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा, पी से क्यू तक की दूरी क्या होगी, तो यहाँ पर भी आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो पी की वैल्यू आप निकाल लो, पी की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस फार्मूला भी आपको याद होगा। अगर मान लो यहाँ पर दो पॉइंट्स है, ये x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या करता है, अगर ये दूरी पूरी डी की है स्मॉल डी, तो करता है क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरा सब चीज़ अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, तो वही बस चीज़ हम यहाँ पर करेंगे पी क्यू निकालने के लिए, इसका इससे करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हाफ पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट सी बाई हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। आप चेक कर सकते हो, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी डी। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, तो सी हम कामन ले सकते हैं। तो फाइनली बाहर क्या आएगा आपका, सी आएगा। ठीक है, और बचेगा क्या, अंदर बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चेक कर सकते हो आप, एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी। ठीक है, और थोड़ा सिंपल करेंगे तो होगा हाफ सी, ए भी बाहर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अंडर रूट में क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, चेक कर सकते हो, इंटू डी। ये ए भी बाहर आ गया क्योंकि अंडर रूट से बचा क्या, ये बचा इंटू डी। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी है फिलहाल में। ठीक है,
तो ये तो एरिया हमने ये बेसिक कंसेप्ट ऐसे बता लिया, लेकिन इसको इक्वेट करना है ना, इक्वेट करेंगे तभी डी की वैल्यू आएगी। तो किससे इक्वेट करेंगे? इस वाले फार्मूले का यूज करके हम इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो इस वाले फार्मूले में आप x1 जिसको मानना है, मान लो ये x1 y1 कोऑर्डिनेट हो गया, और ये x2 y2, ये x3 y3, इसके हेल्प से आप इसको सॉल्व कर लोगे तो फाइनली क्या मिलेगा? तो देखिए हाफ ब्रैकेट में x1, हाफ x1 आप इसको मान लो, एक बार लिख लो यहाँ पर, ये 1 वाला, ये वाला 2 वाला कोऑर्डिनेट मानेंगे इसको हम 3 वाला, ठीक है, सोचने के लिए। तो x1 हाफ x1 मतलब ये y2 माइनस y3, y2 ये रहा माइनस y3, यानी c/b हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2, तो x2 की वैल्यू क्या होगी? हाँ तो देखिए ये रहा x2 की वैल्यू माइनस c/b हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हो प्लस लेना है, ठीक है, माइनस c/a, x2 y3 माइनस y1, तो y3 आपका ये रहा माइनस y1 ये रहा, ठीक है, y3 माइनस y1, ठीक है, हो गया। फिर क्या बचा आपका? x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 क्या होगा? प्लस x3 में आप देख सकते हो, हाँ ये रहा प्लस x3, ये रहा 0, तो x3 0 होगा तो बाकी सबको तो 0 कर ही देना, यानी खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मॉड बंद हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर? आपको मिलेगा हाफ xc/b, और क्या बचेगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा c²/ab, ये माइनस मिल के क्या हो जाएगा? प्लस c/a, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, ये माइनस मिल के प्लस हो जाना है c/a, ठीक है। तो ये बातें आपकी इतनी हो गई, और ये एरिया किसके बराबर है आपका? ये एरिया इसके बराबर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हाफ c/ab √a² + b² × d, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसको पूरा सॉल्व कर लेना, ठीक है, जैसे ही हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर c है, यहाँ पे c है, तो c कॉमन हो सकता है, एलसीएम भी ab आएगा, ठीक है, आप चेक करिएगा, एलसीएम ab आएगा, देखो हाफ ab बाहर आ गया, c बाहर आ गया, बचेगा क्या अंदर? यहाँ पर बचेगा ax, ठीक है, यहाँ पर बचेगा आपका c बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका by, ठीक है, मॉड में, ठीक है, बातें क्लियर। और सब ये ए बी एलसीएम होगा तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि इनका एलसीएम निकालोगे तो ए बी आना है, सी यहाँ से कॉमन कर लिया, ये बचा, इक्वल टू हम किसके बराबर दिखा देंगे? हाफ c/ab √a² + b² × d, ठीक है। तो आप देखो ये पूरा का पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, तो d निकालना है हमें, तो d क्या होगा? × d, तो d निकालना है तो क्या बचेगा आपका? बस बचा क्या? d = ax + by + c मॉड में अपन √a² + b², चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये फाइनली डिस्टेंस होगा आपका इस लाइन से इस पॉइंट के बीच में, और डिस्टेंस आप जनरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हो, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसी दो पॉइंट्स का, ठीक है। तो ये फार्मूला होगा, मॉड में रहेगा, मॉड का मतलब आप समझते हो, इसके अंदर जो भी नेगेटिव चीज़ें रहेंगी वो बाहर आकर पॉजिटिव हो जाएंगी, ax + by + c अपन √a² + b²। तो इस चीज़ में अगर हमें डिस्टेंस पता करना है तो हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए? a की जानकारी, b की और c की जानकारी होनी चाहिए, और साथ में किस पॉइंट की दूरी बताना है उसका कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। ये अगर चीज़ें मालूम है तो हम इनको इजीली सॉल्व कर लेंगे, दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ठीक है, ओके। तो अब इसके बेस पे बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, बोल देगा कि एक इक्वेशन है लाइन का, ऐसे है आपका, ठीक है, और एक पॉइंट है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोल देगा 6 और 5, और बोल देगा इस पॉइंट की दूरी का कितनी है इस लाइन से, तो आप बता सकते हो, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो चीज़ों को, ठीक है। अब हमें जानना है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, यानी जब दो लाइंस पैरेलल हो तो उनके बीच में डिस्टेंस होगा क्या? तो अभी आपने ये जाना कि जब कोई पॉइंट्स दिया और कोई लाइन हो तो उन पॉइंट और लाइन के बीच में क्या दूरी होगी वो हम बता सकते हैं। कैसे? बस उस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए, और उस लाइन का इक्वेशन, और उस इक्वेशन में क्या मालूम होना चाहिए? ए कोफिशिएंट, बी और सी। इसी प्रकार जब दो लाइंस पैरेलल हो तो उनके बीच में क्या डिस्टेंस होगा हम उसकी भी बात कर सकते हैं। तो कैसे? पहला चीज़ आपको एक कोऑर्डिनेट ड्रा करना पड़ेगा, दैट इज़ एक्स, दैट इज़ अ वाई, ठीक है। अब आपने एक लाइन ड्रा कर लिया, मान लो ऐसे, एक लाइन ड्रा कर लिया ऐसे, ठीक है। तो ये जो दूरी है ये दोनों लाइन के बीच की दूरी है, दैट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। इसका इक्वेशन आप बोल सकते हो ये L1 लाइन है, ये वाला लाइन L2 है, ठीक है। अब मैं अगर बोल दूँ कि इसका इक्वेशन क्या है आपका A2 + B2 B2i + c = 0, इसका A1x B1y + c1 = 0, क्योंकि कोफिशिएंट अलग अलग होगा, एक्स और वाई वेरिएबल सेम रहना है, ठीक है, बातें क्लियर। या आप कभी कभी बोल सकते हो कि इस लाइन का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में भी लिख सकते थे, y = mx + c, तो बोलते थे क्या m2 और बोलते c2, क्योंकि ये पैरेलल है तो स्लोप तो इक्वल ही होना है, ठीक है।
और इसका इक्वेशन क्या बोलते हैं, वाई इजकल टू m1, m सेम ही रहना है, बस c1 चेंज होना है, ठीक है। ये c क्या बताता है, c यह बताता है कि इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। तो ये लाइन इसके पैरेलल, स्लोप तो बराबर होगा, क्योंकि जब भी दो लाइन पैरेलल होती है तो स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। बस चेंज क्या होता है, c1 और c2 की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, समझ लिया। लेकिन हमने जो यहाँ पे a2 b2 लिखा, यहाँ पे a1 b1 लिखा, इसको भी तो सेम होना चाहिए क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो अब सिंपल सी बात है, इसको भी ax प्लस by, क्योंकि भाई जब भी पैरेलल लाइन है तो स्लोप क्या होना, इक्वल, क्योंकि आपने पढ़ा था कि स्लोप ए और बी के फॉर्म में क्या होता है, तो आपने बोला था माइनस ए बाई बी, क्योंकि वाई यहीं पर रहेगा, ये इधर जाएगा तो माइनस ए एक्स, हमें वाई इक्वल टू एम एक्स पढ़ते हैं तो क्या होगा, माइनस ए बाई बी। तो भाई स्लोप जब इक्वल है तो ए और बी हमेशा भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों लाइन तो पैरेलल है ना, तो स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो हम इस बात को समझना चाहिए यहाँ पर एक, बस क्या चेंज होगा आपका, ये C2 है तो ये क्या है आपका C1 है, बातें क्लियर, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो अभी हमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो वो डिस्टेंस फार्मूला क्या आता था आप समझ सकते हो, ax1 प्लस b1 ax प्लस by प्लस c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस फार्मूला आपका था, तो इसी डिस्टेंस फार्मूला का हम हेल्प लेंगे और अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, ये शॉर्टेज डिस्टेंस है, तो ये तो मैंने यहाँ से ऐसे बता दिया। अब इस पॉइंट को निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो आप सबसे पहले एक पॉइंट को चूज़ करो, ठीक है। एक पॉइंट क्यों चूज़ करोगे, क्योंकि आप ये अपने पढ़ा था कि जब कोई लाइन है और कोई पॉइंट है तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मालूम होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप देखो तो इसका कोऑर्डिनेट थोड़ा बता पाना मुश्किल है, तो आप क्या कर लो कि इस पॉइंट को चूज़ कर लो जो कि एक्स एक्सिस पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो। अगर मान लो मैंने इस इक्वेशन को यूज किया, कोई भी इक्वेशन यूज कर सकता, आप एक बार इसको यूज कर लेना, एक बार इसको, ठीक है। मान लो मैंने इसको यूज किया, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या होगी 0, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी -c1 बाई एम, और वाई की वैल्यू 0, चेक कर सकते हो। y की वैल्यू 0 पुट करो तो x की वैल्यू क्या होगी -c1 बाई एम, ठीक है। अब यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ऐसे ही आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया तो आपको ये डिस्टेंस ही तो कहलाएगा, एक शॉर्टेज डिस्टेंस। तो अब आपको एक कंक्लूजन मिला कि हमें कोऑर्डिनेट मालूम है और हमें फार्मूला मालूम है, तो हम यूज कर सकते हैं। अब ये ए और बी और सी किसका लेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप जानते थे कि ये एक लाइन था, तो इस लाइन का इक्वेशन भी मैंने लिखा था ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो मैं क्या बोलता था कि ये मान लो ये x1 और y1 कोऑर्डिनेट है, ठीक है, थोड़ा x और y से अलग दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ए और बी कहाँ का यूज कर रहे थे, इस लाइन का, जिस पे लाइन पे आप डाल रहे हो परपेंडिकुलर, तो आप इस पॉइंट से इस लाइन पर डाल रहे हो ना, तो इसका ए और बी टेक करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या इसका फार्मूला, तो डी इक्वल टू ax1, तो ए की वैल्यू क्या है आपकी, ए की वैल्यू यहाँ पर आपका m हो गया, x मतलब ये कोऑर्डिनेट, देखो यहाँ पर ध्यान से आपने ये x1 और y1 कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट यही था, ठीक है। उस वाले फिगर में आपने ध्यान से देखा होगा, पहले वाले में x और y क्या था, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था, तो x कोऑर्डिनेट ये रहा, तो इनटू करेंगे तो -c1 बाई एम प्लस by1, b कितना है आपका -1 इंटू y1 की वैल्यू 0, ठीक है, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट 0 है। x और y क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, याद रखिएगा एक्स वाई इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, जिस पॉइंट से हमें दूरी लेना है, प्लस c1 कितनी वैल्यू कितनी है, ये रहा, ठीक है, अपन अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये देखो एम से एम क्या होगा कैंसिल, -c1, और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जो लाइन मैंने लिया, ठीक है, ये जो लाइन मैं ले रहा हूँ L2 लाइन है ना, तो L2 लाइन पे मैं क्या लूँगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस C2 लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप C2 रखिएगा, ठीक है। तो फाइनली होगा क्या, आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको डिस्टेंस इक्वल टू C2 माइनस C1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। बातें क्लियर, तो आप समझ गए C2 माइनस C1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अब इसी प्रकार आप y एक्सिस के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी इस इक्वेशन पर ax प्लस बी वाई प्लस सी पे भी, ठीक है। तो इसको देखो कैसे, बस आपको करना क्या है, यहाँ पर आप m ला रहे थे ना, तो अब आप यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर दो, इसमें 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -c1 बाई ए, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -c1 बाई ए। तो यहाँ पर आप क्या पुट कर देना, डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किस लाइन पे आप जा रहे हो, यहाँ से इस पे जा रहे हो, तो इसका ए और बी लोगे, तो इसका ए और बी क्या होगा, ए और बी तो वही है सेमी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ax1, तो ए ये रहेगा, x1 की वैल्यू ये रही -c1 बाई ए प्लस बी वाई 1, बी की वैल्यू बी ये रहा y1 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर y1 तो 0 होगा, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का जहाँ से हमें परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b इंटू y1 की वैल्यू 0 प्लस, अब c किसका लेंगे, तो c इस लाइन का लेंगे जिस लाइन पे आप पुट कर रहे हो, ठीक है। ये फार्मूला बड़ा ध्यान से याद रखना है, जिस लाइन पे आप पॉइंट
को ले जा रहे हो दूरी देखने के लिए, उस पॉइंट का सी रहेगा, ठीक है, C2। ठीक है, तो फाइनली वो क्या जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो ए से कैंसिल, तो मिलेगा क्या, C2 माइनस C1 अपन √a² प्लस b²। ठीक है, ये दो फार्मूले रहे हैं डिस्टेंस निकालने के लिए किसी दो लाइन के बीच में। तो कैसे निकालते हैं तो आपने जाना है, ऐसा तरीका था। ठीक है, तो आप अगर जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हो तो उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे, अगर स्लोप वाला दिया हो लाइन तो ये लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, दो लाइन्स है, दोनों का इक्वेशन दिया है, और जिस लाइन एक का स्लोप दे दिया है आपका, एक का स्लोप देगा तो दूसरे का स्लोप वही होगा, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। तो उसमें बस आपको ये C2 यानी वाई इंटरसेप्ट की जानकारी होनी चाहिए, C1 यानी वाई पे कहाँ कट कर रहा है ये जानकारी होनी चाहिए, बस आप फाइनली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आपको एक थोड़ा सा इसमें याद रखना है कि आप जो ये C2 माइनस C1 लिए हो, ठीक है, यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू ये मॉड में ही होगी। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो इसको आप C1 माइनस C2 भी लिख सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 में से 3 घटाओ तो -1 आएगा, या 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा, लेकिन जब बाहर निकालोगे तो पॉजिटिव हो जाना है। तो आप यहाँ पर C1 माइनस C2 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको डिफरेंस निकालना है दोनों का, और बाहर आना है तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।